माँ, ये नीलम कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। छत पर भी नहीं है। नवीन ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। तो कावेरी जी गुस्से से बोली, बेटा मुझे क्या पता। मैं तो खुद इंतजार कर रही हूँ कि कब वो कुलछनी बहू दर्शन देगी और मुझे मेरी सुबह की दवाई के साथ चाय मिलेगी। तभी कावेरी जी के बड़े बेटे और बहू भी वहां आ गए। बड़ी बहू भावना एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। उसने अपने हाथ में ली हुई फाइल को मेज पर पटका और चिल्लाई, ये घर है या कबाड़ खाना? माँ जी, आपकी लाडली बहू ने आज हड़ताल कर दी है क्या? मेरा लैपटॉप बैग कहाँ है? और बच्चों का दूध? सब कुछ अस्त व्यस्त है। मुझे जल्दी मीटिंग में पहुंचना था और यहाँ झाड़ू तक नहीं लगी। तभी छोटे बेटे नवीन ने कहा, माँ अब आप ही किचन में जाइए और हमारे लिए कुछ बना दीजिए। ये सुनकर कावेरी जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं चाय बनाऊं? नवीन, तुझे याद भी है आखिरी बार मैंने रसोई का मुंह कब देखा था? जब से तेरी शादी हुई थी, नीलम बहू इस घर में आई, तब से मैंने तो एक तिनका तक नहीं उठाया। और अब तुम चाहते हो कि मैं इस उम्र में पसीने में भीग कर रोटियां बेलूं। तब तक घर के सारे बच्चे भी नीचे आ गए। घर में चीख पुकार मच गई। कोई मोजे ढूंढ रहा था, कोई टिफिन मांग रहा था, तो कोई चाय के लिए तड़प रहा था। कावेरी जी का घर, जो कभी छोटी बहू नीलम की मेहनत से चमकता था, आज एक मलबे के ढेर जैसा लग रहा था। नीलम की शादी को पूरे 8 साल हो चुके थे। जब वो इस घर में पहली बार आई थी, तो उसकी आंखों में ढेरों सपने थे। वो एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की थी, जिसे सिखाया गया था कि ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो इस घर में बहू नहीं, बल्कि एक मजदूर बनकर आई है। शुरुआत के दिनों में वो सब कुछ खुशी खुशी करती। कावेरी जी अक्सर कहती, देख बहू, हमारी बड़ी बहू भावना तो नौकरी करती है, इसलिए अब तो तुम्हें ही घर संभालना होगा। आखिर घर की लक्ष्मी तो तुम ही हो। नीलम को उस वक्त घर की लक्ष्मी शब्द एक सम्मान लगता था, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये शब्द उसे बेड़ियों में जकड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो सुबह 5 बजे उठती, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती, फिर सबके लिए अलग अलग पसंद का नाश्ता तैयार करती। वो बिना उफ किए सबका ख्याल रखती। शादी के 2 साल बाद जब एक दिन उसने अपने पति से कहा, नवीन क्या हम घर में एक सफाई वाली रख सकते हैं? मुझसे अकेले इतना बड़ा घर नहीं संभलता। तो नवीन ने उस वक्त अपनी चाय का कप मेज पर पटका। नौकरानी? तुम्हें नौकरानी चाहिए नीलम, इसीलिए ताकि तुम दिन भर सो सको। अरे मेरे बड़े भाई और भाभी बाहर जाकर 8-8 घंटे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। तुम घर में रहकर सिर्फ खाना बनाती हो, उसमें भी तुम्हें मौत आती है। अरे कम से कम घर संभाल कर अपनी उपयोगिता तो साबित करो। नीलम बस उस दिन सुबक कर रह गई थी। उसे समझ आया कि इस घर में काम की कीमत तभी है जब वो पैसे कमाए। पसीने और थकान की यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी। कावेरी जी का व्यवहार तो और भी क्रूर था। हर शाम जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठते, तो वो नीलम की किसी छोटी सी गलती का पहाड़ बना देती। सुनो नवीन, आज तुम्हारी बीवी ने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया। मैंने इसे 1000 बार सिखाया है, पर इसके दिमाग में तो गोबर भरा है। इसके बाप ने दहेज में ऐसी और वॉशिंग मशीन तो दी ही नहीं। सोचा था कम से कम ढंग की बेटी दी होगी, पर ये तो वो भी नहीं निकली। ये सुनकर पूरा परिवार ठहाके मारकर हंसने लगता। नीलम उस वक्त रसोई के कोने में खड़ी होकर बस अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती रहती। उसकी आंखों के आंसू गरम खाने की धुएं में छिप जाते थे। जेठानी भावना अक्सर कहती, नीलम तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें इतने बड़े घर में रहने को मिल रहा है, वरना मेरी बहन का रिश्ता आया था नवीन के लिए, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। पर माँ जी ने सोचा कि एक अनपढ़ बहू होगी तो घर के काम अच्छे से करेगी। अब कम से कम वो काम तो ढंग से करो। अपमान का ये सिलसिला साल दर साल बढ़ता रहा। नीलम के मन की आत्मा रोज टूटती थी, लेकिन वो फिर से उसे समेट कर सुबह 5 बजे खड़ी हो जाती। उसे लगता था कि शायद एक दिन ये लोग जरूर समझेंगे कि जिस साफ घर में वो रहते हैं, जिस गरम खाने को वो स्वाद लेकर खाते हैं, उसके पीछे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट रही है। पर वो दिन कभी नहीं आया। गर्मी में उनकी रसोई किसी भट्टी से कम नहीं थी, खासकर दोपहर के समय जब बाहर का तापमान 45 डिग्री को छू रहा होता। एक दिन नीलम पसीने से तरबतर चूल्हे के सामने रोटियां बेल रही थी। घर के सभी मर्द और बड़ी बहू ऑफिस जा चुके थे। घर में कुल 4 बच्चे थे। जेठ का बेटा सोनू अभी 4 साल का था। रसोई के दरवाजे पर आकर रोने लगा। बड़ी मम्मी भूख लगी है, दूध दे दो।
नीलम ने तुरंत हाथ धोए और उसे गोद में उठा लिया। अभी देती हूँ बेटा, बस 2 मिनट रुक जाओ। तभी कावेरी जी अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकली। बहू, इस प्रिया को चुप कराओ, मेरा सिर फट रहा है इसके रोने से। और सुनो, आज शाम को भावना के ऑफिस के कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो चाय के साथ समोसे और कचौरी घर पर ही बनाना। बाहर का तेल नुकसान करता है सबको। नीलम की कमर में सुबह से दर्द था, लेकिन उसने धीरे से कहा, जी मां जी। शाम हुई, घर फिर से चहल पहल से भर गया। नीलम ने मेहमानों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता परोसा। भावना अपने दोस्तों के साथ गर्व से बैठी थी। तभी उसके एक सहकर्मी ने पूछा, भावना ये तुम्हारी छोटी बहन है क्या? बहुत मेहनती है। तो भावना ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ये नवीन की पत्नी है नीलम। बस घर संभालती है बेचारी, और कर भी क्या सकती है। पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो हम सब ने सोचा इसे घर की होम मैनेजर बना देते हैं। पूरे हॉल में ठहाका गूंज उठा। नीलम ट्रे पकड़े वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई। वो चुपचाप रसोई में चली गई और सिंक के पास खड़ी होकर रोने लगी। तभी उसने देखा कि उसकी जेठानी भावना उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। नीलम ने वो रात रो रोकर काटी। उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां चांद की रोशनी में पूरा शहर सो रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के 8 साल इस घर को दिए थे, और बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार मिला। उस रात नीलम ने अपनी माँ की उन बातों को याद किया। बेटा, सहनशीलता औरत का गहना है। पर नीलम ने मन ही मन जवाब दिया, नहीं माँ, अगर सहनशीलता अपमान को बढ़ावा दे तो वो गहना नहीं, गले की फांसी बन जाती है। अगले दिन की सुबह एक और कड़वाहट लेकर आई। नीलम के माता पिता अपनी बेटी से मिलने आए थे। उनके हाथों में गांव के शुद्ध घी के लड्डू और नीलम के लिए कुछ नए कपड़े थे। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, कावेरी जी ने सोफे पर बैठे बैठे ही उन्हें गुस्से से देखा। फिर नाक ऐसे सिकोड़ी जैसे कमरे में कोई गंदगी आ गई हो। नमस्ते समधन जी, नीलम के पिता रमेश जी ने हाथ जोड़कर कहा। तो कावेरी जी बिना जवाब दिए अपनी पत्रिका पलटते हुए बोली, बड़ी जल्दी याद आ गई अपनी बेटी की। यहाँ कोई धर्मशाला तो खुली नहीं है कि जब मन किया झोला उठाकर चले आए। और ये क्या लाए हैं? यहाँ मत रखना, सोफा गंदा हो जाएगा। नीलम रसोई से दौड़ती हुई आई। अपनी माँ को देखते ही उनके गले लगकर रो पड़ी। हाय मेरी बच्ची, बहुत कमजोर लग रही है। तभी नवीन ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरा। उसने अपने सास ससुर को देखा, लेकिन पैर छूना तो दूर, उनसे एक नमस्ते तक नहीं कहा। उसने घड़ी देखते हुए नीलम पर चिल्लाकर कहा, नीलम मेरा टिफिन कहाँ है? इन फालतू के मेहमानों में उलझी रहोगी या मेरा काम भी करोगी? मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। रमेश जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा हम बस नीलम को देखने आए थे। तो नवीन ने तंज कसते हुए कहा, अरे इसे क्या होगा? इसे तो बस बहाने चाहिए काम से बचने के। दिन भर घर में पड़ी रहती है। बाहर धूप में निकलना पड़े तो पता चले मेहनत क्या होती है। और आप लोग भी कम से कम आने से पहले फोन तो कर देते। घर में पहले ही इतना काम बिखरा पड़ा है। तभी कावेरी जी ने आग में घी डालते हुए कहा, अरे रहने दो नवीन, इनके संस्कार ही ऐसे हैं। दहेज के नाम पर तो एक फूटी कोड़ी नहीं दी, अब यहाँ मुफ्त का खाना खाने चले आए। बहू, जा रसोई में इनके लिए सूखी रोटी और पानी वाली दाल बना दे। ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर नीलम का खून खौल उठा। उसने अपने पिता की आंखों में वो लाचारी देखी जो उसने पिछले 8 सालों में अपनी आंखों में देखी थी। उसके पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी नीलम की शादी में लगा दी थी। आज अपनी ही बेटी के घर में एक अपराधी की तरह खड़े थे। उस दोपहर नीलम ने अपने माता पिता को खाना खिलाया और उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने गई। चलते वक्त उसके पिता ने उसकी हथेली में 500 रुपए का एक नोट रखा और कहा, बेटा अपना ख्याल रखना। अगर तुझे यहाँ तकलीफ है तो बता देना। तेरा बाप अभी जिंदा है। नीलम ने वो नोट मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। उनकी जगह एक ठंडी आग ने ले ली थी। उसने बस स्टैंड पर खड़े होकर फैसला किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन रसोई में आग नहीं जली। सुबह के 6 बज चुके थे, फिर 7 और फिर 8। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। आमतौर पर इस वक्त तक नीलम झाड़ू पोछा निपटाकर नाश्ते की तैयारी में लगी होती थी, लेकिन आज वो अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी।
उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी थी। तभी बाहर से कावेरी जी की चीख सुनाई दी। बहू कहाँ मर गई? चाय कहाँ है? मेरा सर दर्द से हटा जा रहा है। थोड़ी देर में नवीन गुस्से में पैर पटकता हुआ आया और कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोला। नीलम, ये क्या तमाशा है? मेरा नाश्ता कहाँ है? बच्चे भूख से रो रहे हैं और तुम यहाँ महारानी बनी बैठी हो। नीलम ने शांति से नवीन की आंखों में देखा। उसकी आवाज में एक ऐसी खनक थी जो नवीन ने पहले कभी नहीं सुनी थी। आवाज नीचे करो नवीन, चिल्लाओ मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। नवीन हक्का बक्का रह गया। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? नीलम खड़ी हुई और कमरे से बाहर हाल में आ गई, जहां पूरा परिवार इकट्ठा होता था। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। मम्मी जी, नीलम ने कावेरी जी की ओर देखकर कहा, आपने कल कहा था ना कि घर में काम ही क्या है। और नवीन, तुमने कहा था कि मेरी औकात झाड़ू पोछा तक ही सीमित है। तो आज मैंने सोचा कि जब घर में कोई काम ही नहीं है और मेरी कोई औकात ही नहीं है, तो आज से मैं कोई काम नहीं करूंगी। तभी बड़ी बहू भावना ने तंज कसा, ओ तो अब अनपढ़ महारानी हड़ताल पर है। ये ड्रामा बंद करो नीलम, मुझे ऑफिस जाना है। जाकर मेरा सैंडविच बनाओ। नीलम ने भावना की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, दीदी आप तो मैनेजर है ना, मैनेजमेंट तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो आज घर का मैनेजमेंट भी आप ही देख लीजिए। वैसे भी आप कहती हैं कि मैं दिन भर यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ, तो आज से वो रोटियां आप खुद तोड़ लीजिए। कावेरी जी चिल्लाई, जबान संभाल कर बात कर बहू, तू इस घर की बहू है, काम तो करना होगा। ये सुनकर नीलम ने जोर से हंसते हुए कहा, सच में माँ जी, क्या वाकई आपने मुझे बहू समझा? अगर मैं बहू होती तो आज मेरे माता पिता का इस घर में अपमान नहीं होता। अगर मैं बहू होती तो बीमार होने पर मुझे ताने नहीं दवा मिलती। आपने मुझे नौकरानी भी नहीं समझा, क्योंकि नौकरानी को तो तनख्वाह और छुट्टी दोनों मिलती है। आपने मुझे एक मशीन समझा जो बिना तेल और बिना मरम्मत के चलती रहे। तभी नवीन आगे बढ़ा और नीलम का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बहुत बोल दिया तुमने, अब चुपचाप रसोई में जाओ, वरना। नीलम ने अपना हाथ झटक दिया। वरना क्या नवीन? मारोगे मुझे? निकाल दोगे घर से? निकाल दो। वैसे भी इस घर में मेरे पास खाने के लिए बचा ही क्या है? मेरा आत्म सामान तो आप लोग पहले ही कुचल चुके हो। आज से इस घर में झाड़ू नहीं लगेगी, पोछा नहीं होगा और रसोई में आग तभी जलेगी जब यहाँ रहने वाला हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझेगा। फिर उसने कावेरी जी की तरफ देखकर कहा, मां जी आज चाय खुद बनाइए। शायद तब आपको पता चले कि 180 डिग्री के चूल्हे के सामने खड़ा होना कैसा लगता है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नीलम ने अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े घर के बाहर निकल गई। आज उसे कहीं जाना था, अपनी पहचान ढूंढने। नीलम के घर से निकलते ही कावेरी जी सोफे पर बैठ गई और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। हाय कैसी बहू है, सास को भूखा प्यासा छोड़कर चली गई। नवीन देख अपनी जोरों के लक्षण, आज तो इसने मेरी नाक ही काट दी। नवीन गुस्से में लाल पीला हो रहा था। माँ आप चुप हो जाइए, उसे जाने दीजिए। 2 घंटे में भूख लगेगी तो दून दबाकर वापस आएगी। आखिर जाएगी कहाँ? उसके बाप के पास तो फुटी कोड़ी नहीं है। लेकिन समय बीतता गया। सुबह के 10 बजे बज गए। ऑफिस आने का समय निकल चुका था। बड़ा बेटा अपनी फाइलें ढूंढ रहा था। भावना रसोई में खड़ी चाय बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइटर कहाँ है और चाय की पत्ती का डिब्बा कहाँ रखा है। मां जी, ये घर है या भूल भुलैया? बच्चों का दूध भी खत्म हो रखा है। भावना झुंझलाकर चिल्लाई, पर कावेरी जी चुपचाप बैठी रही। उधर नीलम शहर के एक छोटे से हुनर केंद्र में पहुंच चुकी थी। उसने अपनी सहेली से पता कर लिया था कि वहां खाना पकाने और टिफिन सर्विस का एक कोर्स कराया जा रहा था। केंद्र की संचालिका ने नीलम को देखा। नीलम की आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। मुझे काम सीखना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, नीलम ने दृढ़ता से कहा। तो संचालिका मुस्कुराई, सीखना तो बहाना है नीलम, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो तुम्हारी सहेली ने पहले ही बता दिया था। क्या तुम हमारे सेंटर के कैंटीन का प्रभाव संभालोगी? हम तुम्हें रहने की जगह और 15,000 रुपए महीना देंगे। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। ये उसके जीवन की पहली कमाई होने वाली थी। उसने तुरंत हाँ कह दी। उसने अपने छोटे से मोबाइल पर एक मैसेज टाइप किया और नवीन को भेज दिया। नवीन, अब से मेरा पता मेरी पहचान होगी।
तुम्हारी परछाई नहीं। घर संभालना सीख लो, क्योंकि अब मैं महारानी बनकर अपनी जिंदगी जीऊंगी। उस दिन शाम के 7 बजे पूरे घर में एक ऐसी बदबू आ रही थी जैसे हफ्तों से सफाई ना हुई हो। बच्चे भूख से रो रो कर सो चुके थे। नवीन ऑफिस से थका हारा लौटा तो उसे लगा कि शायद नीलम लौट आई होगी और गर्मा गर्म खाना मेज पर होगा, पर वहां तो सन्नाटा था। रसोई में भावना और कावेरी जी के बीच युद्ध चल रहा था। बहू, ये सब्जी जली हुई क्यों है और रोटियां इतनी कच्ची? कावेरी जी चिल्लाई तो भावना ने बेलन पटक दिया। माँ जी, मैं दिन भर ऑफिस में फाइल निपटाती हूँ। यहाँ आकर रोटियां बनाना मेरे बस का नहीं है। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो खुद क्यों नहीं बना देती? आखिर आप भी तो इसी घर की औरत हैं। नवीन बीच में ही कूद पड़ा। चुप करो तुम दोनों। नीलम कहाँ है? उसने मुझे मैसेज किया है कि वो वापस नहीं आएगी। तभी बड़े बेटे मोहित ने ठंडी आ भरी। नवीन, आज मुझे एहसास हुआ कि हम कितने बड़े बेवकूफ थे। नीलम सिर्फ खाना नहीं बनाती थी, वो इस घर की आत्मा थी। आज घर का कोना कोना गंदा है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और हम सब एक दूसरे का गला काट रहे हैं। हमने उसे अनपढ़ कहा, लेकिन असली जाहिल तो हम निकले, जो हमें अपना घर तक संभालना नहीं आता। कहते हुए उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, अपने बहू को कभी बेटी नहीं समझा। नवीन, तुमने उसे सिर्फ अपनी संपत्ति समझा। और भावना, तुमने उसे नीचा दिखाकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश की। आज वो आजाद है और तुम सब अपने ही बनाए अहंकार के पिंजरे में कैद हो। नवीन को पहली बार डर लगा। उसने तुरंत नीलम को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। उसे अपनी वो बातें याद आने लगी। तुम्हारी औकात झाड़ू पोछे तक की है। आज उसे अपनी औकात समझ आ रही थी, जब उसे एक गिलास पानी के लिए भी खुद रसोई तक जाना पड़ रहा था। रात के 11 बजे पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था, जहां बाहर से मंगवाया हुआ ठंडा और बेस्वाद खाना रखा था। किसी के गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। सबकी आंखें उस खाली कुर्सी की ओर थी, जहां नीलम बैठकर सबको खाना खिलाया करती थी और खुद सबसे अंत में बची खुची रोटियां खाती थी। उधर नीलम उस वक्त अपने नए कमरे की खिड़की पर बैठी थी। उसने अपनी हथेली में रखे उस 500 के नोट को देखा जो उसके पिता ने दिया था। उसने उसे चुम्मा और खुद से वादा किया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। शुरुआत आसान नहीं थी। सुबह 4 बजे उठकर उसे मंडी जाना पड़ता, ताकि ताजी सब्जियां और अनाज ला सके। उसने एक टिफिन सर्विस की शुरुआत की। पहले दिन उसने सिर्फ 10 टिफिन बनाए। उसने सोचा था कि शायद कोई अनपढ़ औरत के हाथ का खाना क्यों खरीदेगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने उसकी बनाई हुई दाल मखनी और लच्छा पराठा चखा, खबर आग की तरफ फैल गई। शहर के कामकाजी लोग, जो रोज होटल का मसालेदार और अस्वस्थ खाना खाकर ऊब चुके थे, उन्हें नीलम के खाने में घर की ममता मिली। बहन जी, आपके खाने में तो मेरी माँ के हाथों जैसा स्वाद है, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने टिफिन लेते हुए कहा। तो नीलम की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके मेहनत की कीमत केवल बर्तन मांजना नहीं है। 1 महीने के भीतर 10 टिफिन से संख्या 100 तक पहुंच गई। उसने 2 और जरूरतमंद महिलाओं को अपने साथ काम पर रख लिया। उधर कावेरी जी के घर में नरक जैसा माहौल था। कावेरी जी का शुगर लेवल बढ़ गया था, क्योंकि समय पर दवा देने वाला और परहेज का खाना बनाने वाला कोई नहीं था। नवीन अपनी अलमारी में मोजे ढूंढते हुए थक चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सुबह की चाय से लेकर रात के दूध के गिलास तक नीलम एक अदृश्य फरिश्ते की तरह सब संभालती थी। अगले 10 दिन बाद ही थक हार कर नवीन ने हिम्मत जुटाई और नीलम के सेंटर पहुंच गया। नीलम पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और आत्मविश्वास से भरी थी। यहाँ क्यों आए हो नवीन? यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली नीलम नहीं रहती, नीलम ने सख्त आवाज में कहा। तो नवीन की आंखें भर आईं। वो घुटनों के बल बैठ गया। नीलम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जाहिल कहा, लेकिन असली जाहिल तो मैं हूं, जिससे अपनी पत्नी के प्यार और मेहनत की कदर नहीं हुई। घर नरक बन गया है नीलम। माँ बीमार पड़ गई है। बच्चे तुम्हें याद करके रोते हैं। प्लीज घर वापस चलो। नीलम ने शांत भाव से उसे देखा। नवीन, घर नरक इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं वहां नहीं हूं। घर नरक इसलिए बना क्योंकि वहां इंसानियत नहीं है। तुमने मुझे एक मुफ्त की मशीन समझा। क्या तुम्हें याद है जब मेरे माता पिता आए थे, तब तुमने क्या कहा था? तुमने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया था। नवीन ने रोते हुए कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा नीलम।
मैं माँ से भी कहूंगा कि वो तुमसे माफी मांगे। नीलम ने मजबूती से कहा, माफी शब्दों से नहीं, आचरण से दी जाती है। मैं घर वापस आऊंगी, लेकिन मेरी अपनी शर्तों पर। अब मैं सुबह 5 बजे उठकर सबकी गुलामी नहीं करूंगी। घर के काम में सबको हाथ बटाना होगा। माँ जी को रसोई में मेरी मदद करनी होगी। भावना दीदी को बच्चों की जिम्मेदारी लेनी होगी। और तुम्हें मुझे एक स्वतंत्र महिला के रूप में स्वीकार करना होगा। नवीन ने सर झुका लिया। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस एक बार घर लौट आओ। नीलम ने उसे एक टिफिन थमाया और कहा, ये लो आज का खाना। कल मैं घर आऊंगी, लेकिन बहू बनकर, नौकरानी बनकर नहीं। अगले दिन जब नीलम ने अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, तो माहौल बदला हुआ था। कावेरी जी दरवाजे पर खड़ी थी। उनके हाथों में आरती की थाली थी। उनकी आंखों में वो पुराना अहंकार नहीं, बल्कि एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने बुढ़ापे की आड़ में तेरा बहुत खून जलाया है, कावेरी जी ने धीमी आवाज में कहा। तो नीलम ने उनके पैर छुए और बोली, मान जी, पुरानी बातें पीछे छोड़ दीजिए। बस याद रखिए कि घर की नींव तभी मजबूत रहती है जब उस पर लगे पत्थरों को सम्मान मिले। भावना और उसका पति मोहित भी वहीं खड़े थे। भावना ने आगे बढ़कर नीलम को गले लगाते हुए कहा, नीलम, मुझे गर्व है कि तुमने जो कर दिखाया वो मैं अपनी एमबीए की डिग्री लेकर भी नहीं कर पाई। तुमने हमें इंसान बनना सिखा दिया। उस रात घर में फिर से खाना बना, लेकिन इस बार नीलम अकेली नहीं थी। नवीन सब्जियां काट रहा था, संदीप मेज लगा रहा था और कावेरी जी बगल में बैठकर नीलम और भावना को अपनी पुरानी रेसिपी बता रही थी। 8 साल बाद आज सचमुच उस घर में शांति आई थी, क्योंकि अब वहां कोई आदर्श नहीं था। हर किसी की मेहनत को उसकी जगह मिल चुकी थी। तो दोस्तों, नीलम ने अपने हक के लिए कदम उठाकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।